पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे तो ये चैप्टर नंबर 3 है हम लोगों का। और इससे ना 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर तीनों मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं। और बहुत आसान सा टॉपिक है, काफी जल्दी खत्म भी हो जाएगा, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये लीनियर इक्वेशन जो है, ये आई थिंक आपको पहले से थोड़ा सा मालूम है। और टू वेरिएबल है, मतलब दो दो वेरिएबल्स होंगे, है ना, सिंपल। जस्ट 1 सेकेंड, अमनदीप इज कमिंग। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, है ना, जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर बात करूं, तो ये आपको मार्केट में कुछ ऐसा दिखता था, याद है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a और b साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स a और b एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट लेट मी नो। बिल्कुल ही बेसिक से चैप्टर है। अब फटाफट खुद को अनम्यूट करना और मुझे बता देना कि हाँ सर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या है, नहीं है। अब रही बात, देखो जैसे ये आपको ऐसा दिखेगा, 5x + 7y - 9 इक्वल टू 0 ऐसा दिख गया, x + 2y = 8 ऐसा दिख गया। मतलब आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते थे, y = 3y2x - 11, किसी भी तरीके से ऐसा देख सकते हैं, है ना। तो ये आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में दिख रहा है। अब बात यहाँ पे हो रही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब दो आएंगे, है ना, गुजराती में बोले तो बे आएंगे, बे, है ना, बे। तो मैं पेयर की अगर बात करूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें, तो ऐसा आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो आपका जनरल फॉर्मेट है ना। तो एक्स और वाई तो बराबर ही होते हैं, तो यहाँ पे बस मैंने ऐसे लिख दिया। और ये हो गया a2x b2y प्लस C2 = 0 ऐसे। तो इसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। इसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लीनियर इक्वेशन जो है वो आपके पास आने वाले हैं। क्लियर है? छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो, नोट करने वाली क्या बात है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, एवरी लीनियर इक्वेशन represents represents a straight line। ये तो सबको पता है। मैं वापस एक बार फटाफट बता देता हूँ। इसका जनरल फॉर्मेट मैंने बताया पहले, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात की मैंने, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर एक्स का कोएफिशिएंट 0 है तो वाई का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 × x + 3y = 12, तो ये एक इक्वेशन तो कुछ ना कुछ दिखेगा कि चलो भैया यहाँ से ना y = 4 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 0 × x + 0 × y = 9, तब तो ये बर्बाद हो गया, बर्बाद नहीं हो गया, ये तो 0 = 9 हो गया, तो गड़बड़ हो गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? तो साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकता। वही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि a² + b² ≠ 0। अब a कोई भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर पॉजिटिव, और ये भी एक रेशनल है, ये भी है पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव चीजें आपस में ऐड होकर के कभी जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो उसी को बस एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का ये, बस, और क्या। अब बात उठ रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? दो लीनियर इक्वेशन होंगे, जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा था। वैसे अब जैसे ऐसे होगा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ऐसा दिखेगा 2x + 3y - 1 = 0,
और यहाँ पे 7x-2y+9 = 0, ऐसा होगा। अब ये दोनों एक साथ आएंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। आ रही बात समझ में? और हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? कुछ लोग नींद में लग रहे हैं मुझे। दोपहर का टाइम है सर, 4 बजे बुला लेते हैं, 6 बजे बुलाते तो अच्छा रहता। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। अब इस बात को समझना है, एक लीनियर इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो भी मतलब स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे कि मैं छोटा सा मतलब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे, एक्चुअली ग्राफ अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कभी दूसरे क्लास में करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं थोड़ा सा बस बात कर लेता हूँ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। अब दो स्ट्रेट लाइन है, इस बात का ये समझना, जैसे ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बना लेता हूँ, है ना, ऐसे। अभी दो स्ट्रेट लाइन है, तो हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया और दूसरा स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे काट के निकल गया। मेरी बात समझना, हो सकता है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाला जो लाइन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि वो एक दूसरे को काटे ही नहीं समझे, ऐसे लाइन गया और इसके पैरेलल चला गया। कितने लोगों के दिमाग में घंटी बज रही है? तो ये दोनों बात समझ में आ गई कि एक पहला वाला जो मैंने ये बनाया, पहला वाला जो फिगर बनाया, ठीक है, इसमें ग्राफ कैसा बन रहा है? तो ग्राफ बन रहा है इंटरसेक्टिंग। समझना मेरी बात को, ग्राफ कैसे बना? इंटरसेक्टिंग लाइंस बना, है ना। दूसरे वाले में कैसा ग्राफ बना? पैरेलल बना। एक और कंडीशन है, ठीक है, एक और कंडीशन मैं बता रहा हूँ, जगह कम होने के कारण थोड़ा नीचे बनाऊंगा। तो एक और कंडीशन हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ये थोड़ा सा शायद अच्छा ना बने, आप मेरी भावनाओं को समझ लेना और काम चला लेना। यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाए। समझना, ये जो लाइन मैंने बनाई इसी के ऊपर दूसरा वाला भी लाइन क्या है, आ गया ऐसे, दोनों लाइन यहीं पे आ गया, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, दोनों यहीं पे आ गए। तो इसको हम लोग कहते हैं को इंसिडेंट, ठीक है, को इंसिडेंट लाइन है। तो ये तीसरा कंडीशन ये हो गया। अब देखो, तीन तरह की चीजें मैंने बताई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस। आ रही बात समझ में? अब ये मैं क्यों बता रहा हूं ये सुनो। जब पहले कंडीशन को अगर हम देखते हैं, पहले कंडीशन को, तो यहाँ पे लाइन, दोनों लाइंस जो है ना वो एक दूसरे को एक बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट मिलेगा यहाँ पे, इसका अल्फा कॉमा बीटा जो भी मिलेगा, वो अल्फा कॉमा बीटा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो पॉइंट दोनों में कॉमन है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? और जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है, तब हम उसे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर क्लास 9th की बात करें, ठीक है, कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो जैसे मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0 है, और अगर आपने x की जगह अल्फा रख दिया और y की जगह बीटा रख दिया, और ये इसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी = 0, तो हम बोलते हैं कि अल्फा
कॉमा बीटा इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सरल शब्दों में बोले तो मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। आप देखिए जरा क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5। क्या होगा ये, 2 प्लस 3 माइनस 5, क्या हो गया, 5 माइनस 5 0। तो 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 1,1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि 1,1 ही सिर्फ इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं अगर वो अकेला आ रहा है तो। ये ध्यान रखना, ये बात सबको मालूम है, क्लियर है। तो अब जो मैंने पहला वाला कंडीशन बताया उसमें देखो ना, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जो पहले वाले पे भी है और दूसरे वाले पे भी है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर है बात, इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड वाले में क्या होगा, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है क्या आपको, जो पैरेलल लाइंस में बता रहा हूं उसमें मान लो ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट दोबारा दूसरे लाइन पर आया क्या, नहीं आया, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तब हम इसमें बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। पैरेलल लाइंस जब बना रहे होते हैं तो हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब कॉमन सॉल्यूशन। इस लीनियर इक्वेशन के अपने बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसके अपने बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन एक भी नहीं। क्लियर है बात, समझ में आ गया, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, ठीक है। और नो सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। वैसे ही मैं अगर इस कॉन्फिडेंट वाली लाइन पे आऊं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आप कोई भी पॉइंट लोगे ना तो वो दोनों ही लाइन पर लाई करेगा। तो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कहीं पे भी पॉइंट ले लोगे तो बहुत सारे मिलेंगे। और ये भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में ही आता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर कंसिस्टेंट तो यूनिक सॉल्यूशन में भी है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में भी है। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो है। आ रही बात समझ में। अभी आपसे छोटा सा सवाल पूछा जाएगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को देख करके आपको ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, आप बता सकते हो, यस और नो। मैं आपको अगर ये बोलूं कि बिना लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए हुए, मतलब सिर्फ लीनियर इक्वेशन को देखना है और देख करके बता देना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति होनी चाहिए जिससे आप ये गेस कर सको कि उसका ग्राफ कैसा होगा, हाँ या ना। और वो जादुई शक्ति अब आपको मिलने वाली है, कुछ लोगों के पास पहले से भी होगी, मैं दे देता हूँ वापस। यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए वो सुनो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक रूल होना चाहिए, दैट इज a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जो कोएफिशिएंट ऑफ x है और उनका रेशियो और कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, उन दोनों का ग्राफ जो होगा वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, वो उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, एक ही C1 बाई C2 के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में। जबकि कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होगा, तीनों ही बराबर हो जाएंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। नोट कर लें, आप लोग नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे ही आपको बस देख के बता देना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया x प्लस 3y इक्वल टू 6,
और दूसरा लिख दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें बहुत सारी चीजें मैंने पूछी, जैसे मैंने पूछा कि ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा है। दूसरा मैंने पूछ दिया कि कितने सॉल्यूशन है इसके, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ देते हैं, आई बात समझ में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ देते हैं। फिर पूछते हैं इसका नेचर कैसा है, नेचर बोले तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको बस पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से कंपेयर करके अगर आप देखोगे तो a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू जो है वो -6 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -3 है और c2 की वैल्यू कितनी है, -12। नाउ चेक a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 जो है वो 1/2 आ रहा है ना। वैसे ही b1 अपॉन b2 चेक करो कितना आ रहा है, 3 अपॉन -3 दैट इज -1। c1 अपॉन c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं। आपने क्लियरली देख लिया कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ग्राफ जो है इसका वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। नेचर कैसा है इसका, कंसिस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है सबको, कंसिस्टेंट है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, बिना ग्राफ बनाए हुए देखो हमने गेस कर लिया। बेस्ड अपॉन ये अभी जो मैंने पढ़ाया उस पे बेस्ड मैं अगर एक सवाल की बात करूं, चलो आपको क्या बताना है, के की वैल्यू बतानी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मान लो मैंने दे दिया 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 और kx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके जो है वो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको k की वैल्यू बतानी है। क्या कर सकते हैं, आपको मालूम होगा कि अगर मैं नो सॉल्यूशन की बात करूं तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 की बात करें तो 3/k, b1/b2 की बात करें तो -4/3 और c1/c2 की बात करें तो ये होगा 7/-5। अब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे ये 7/-5 के बराबर ना हो। इसको देखते हैं, क्या बात है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। इन दोनों को अगर हम लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू -4k और k इक्वल टू -9/4। आपको क्या करना पता है, 9/4 आप चाहो तो यहाँ पे इसमें रख के भी देख लो, ठीक है, रख के भी आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अच्छा अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे k माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू k और दूसरा इक्वेशन है kx प्लस ky इक्वल टू 12। इसके ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, किसी भी दो को लेकर के चलो, ऐसे है ना, इन दोनों को लेकर के चलोगे तो अच्छा, सबसे पहले तो बच्चे क्या करते हैं, के से के काट देते हैं, कभी भी नहीं काटना है ऐसे, ठीक है, बहुत पहले मैंने बताया था। तो के टाइम्स के माइनस 3 इक्वल टू 3k। अब ना बच्चे के से के काटेंगे, नहीं काटना चाहिए। इसको इधर लाओ तो के की दो वैल्यू आएगी, एक बार 0 आएगा और एक बार 6 आएगा। किसी को भी, इन दोनों को भी लेकर के चलोगे तो। अब रही बात कि के को अगर मैंने 0 रख दिया तो ये इक्वेशन जो है ना ये बर्बाद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि k इक्वल टू 0 जो है वो नॉट पॉसिबल है। आई बात समझ में, बताना पड़ता है, मैथ्स के साथ पंगा ये है कि आपको बताना पड़ता है हर चीज। इसका मतलब k इक्वल टू 6 जो है वो आपका आंसर है। क्लियर, k माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड के, इक्वेशन जो है वो नो सॉल्यूशन का केस है। CBSE 2001 में ये सवाल पूछा गया है। चलो सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नो सॉल्यूशन है तो a1/a2
इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। a1/a2 कितना होगा 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 2 नॉट इक्वल टू -2/-5 ऐसा होगा। अब मैं इन दोनों को लेके चलता हूं, तो 3k प्लस 1 ब्रैकेट k माइनस 2 इक्वल टू 3 टाइम्स k स्क्वायर प्लस 1, जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 3k स्क्वायर और 3 और -2 होगा -5k माइनस 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ से चलोगे तो आपको मिल जाएगा -5k माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 3, दैट मीन्स k इक्वल टू -1। अभी यहाँ तक बात समझ में आया। अब आप ना लगे हाथ चेक भी कर लो, चेक करके देख लो। अगर k की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या होता है 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 2। k की जगह 1 रख के देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा +1 अपॉन -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, और ये हो जाएगा 3 अपॉन -3। हाँ, तो -1 और -1 जो है वो बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। और जाहिर सी बात है ये -2/5 के बराबर नहीं है, तो -1 इज नॉट इक्वल टू -2/5। मतलब क्लियर है हम लोगों का, सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो लीनियर इक्वेशन, जो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, उसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है। ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। पहला तरीका जो होता है वो होता है ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा तरीका होता है अलजेब्रा की हेल्प से। ठीक है, तो अलजेब्रिकली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ग्राफिकली में क्या करना है, ग्राफ बनाओ। ठीक है, ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो उसका सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए अपने पास में तीन मेथड है। The first one is substitution method, the second one is elimination method, और थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन जाने अनजाने रास्ते में हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का यूज कर रखा है क्लास 9th में। तो आज मैं आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दो चीजें सिखा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग अलग सेशन रखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था वो देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है और दूसरे इक्वेशन ले जाके रख देना है, और उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और आपको उसका आंसर निकालना है जो आपको पहले से आता है। ठीक है, जैसे सिंपल सा बात करें, एक क्वेश्चन लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा आपको। x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा है 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन मैंने लिख दिया। Now take it as equation 1 and take it as equation 2। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लो। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। मुझे तो फर्स्ट वाला लग रहा है, तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट वाले से x या y की वैल्यू निकाल ली। तो y की वैल्यू हो गई 7 माइनस x, इसका नाम रख देते हैं 3। फिर लिखते हैं कि यूजिंग 3 इन सेकेंड। अगर 3 को सेकेंड में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 12। y की जगह मैं लिखूंगा 7 माइनस x और सामने होगा 7। आ रही बात समझ में। ये हो जाएगा 5x प्लस 84 माइनस 12x इक्वल टू 7। अभी 5 माइनस 12 कितना होगा -7x, और ये हो जाएगा 7 माइनस 84।
तो ये आई थिंक ये कितना हो जाएगा, -77, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। सही लिखा मैंने। और अब मैं अगर सेकंड में चलूं या थर्ड में चलूं, थर्ड में y इक्वल टू 7 - 11, तो कितना हो गया, -4। तो y इक्वल टू -4 ऐसे, तो सॉल्यूशन निकल गया इसका, 11, -4 इज सॉल्यूशन। सिंपल सा था ना। एक और ट्राई करें क्या, एक और ट्राई करते हैं। 2x + 3y इक्वल टू 17, और दूसरा लिख देता हूं मैं 3x - 2y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलो मैं वेट करता हूँ। 4 एंड y इक्वल टू 3, ये है आपका करेक्ट सॉल्यूशन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताता हूं, मतलब अगले मेथड से, जो एलिमिनेशन था, तो अपना काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो आंसर भी आपको मालूम है कि x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 आ चुका है, तो सही भी रहेगा, है ना। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से। एलिमिनेशन में क्या करना है हम लोगों को, एलिमिनेशन में क्या करना है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ना किसी को गायब करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट में क्या गायब करोगे, या तो एक्स को गायब करोगे या तो वाई को गायब करोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोइफिशिएंट्स को सेम बना लेते हैं, सेम टू सेम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2x माइनस, क्या था इक्वेशन, 2x + 3y -17 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन था 3x - 2y -6 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, देखिए, और पहले टारगेट चूज करिए कि x का आंसर निकालना है कि y का आंसर निकालना है। अगर x चाहिए तो y को गायब होना पड़ेगा, अगर y चाहिए तो x को गायब होना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, क्या चाहिए बताओ, x निकालूं या y निकालूं, पहले जल्दी बताओ मुझे, मैं वही काम सर करूंगा। वाई, सर एक्स। वाई एक्स। वाई। ऐसा करो, आपस में तुम लोग निपट लो पहले, है ना, लड़ाई झगड़ा करके मस्त बढ़िया फैसला करके मुझे बताना। चलो x से शुरुआत कर लेते हैं। तो x के लिए y चाहिए। अब चलो देखते हैं y के आगे कितना है, यहाँ पे 3 है, दूसरे वाले में कितना है, 2 है। तो ये 3 और ये जो 2 है, इन दोनों को एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा बनाने का मतलब क्या है, आप ना एलसीएम लो। आगे बात समझ में, एलसीएम लो, मतलब इक्वेशन 1 में, अगर मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ठीक है, और इक्वेशन 2 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो आई थिंक दोनों 6 हो जाएंगे। और दोनों का साइन देखो, एक के आगे प्लस है और एक के आगे माइनस है, तो प्लस और माइनस को तो नॉर्मल ऐड भी करूंगा तो दोनों गायब हो जाएंगे। अगर सेम साइन होगा, ध्यान से, सेम साइन होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन होंगे तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे y और x, सॉरी दोनों का y का साइन कैसा है, अपोजिट है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। चलो ऐड करो, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 4x + 6y -34 इक्वल टू 0, और दूसरा कितना हो गया, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9x - 6y -18 इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, ऐड, ऐड, ठीक है, यहाँ भी ऐड, यहाँ भी ऐड, ऐसे। तो 9 + 4 कितना हो गया, 13x, और इन्होंने तो अपना हिसाब बराबर कर लिया। फिर आती है 34, जो कि -34 है, -34 + 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बात समझ में। नाउ दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। और इस 4 को उठा करके कहीं में लेके चले जाओ, फर्स्ट में लेके चले जाओ या सेकंड में लेके चले जाओ, और अब लिख देना कि फ्रॉम सेकेंड, और 3 × 4 - 2y - 6 इक्वल टू 0।
और यहाँ से y निकाल लेना, -12 - 6 = 2y, तो y = 6/2 दैट इज 3। तो आंसर आ गया, और क्या, x = 4 एंड y = 3। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि है बहुत आसान, बहुत ही आसान है ये। तो एलिमिनेशन समझ में आ रहा है। मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, कैसा सवाल दूं, हलवा टाइप का दूं या ऐसा दूं कि बत्ती जल जाए? चलो ठीक है, लो, जिसको हलवा पसंद है वो ये करो। x + 2y + 1 = 0 एंड 2x - 3y - 12 = 0। और जिसको मसालेदार पसंद है, मसालेदार वाले को भी मैं देता हूँ। मसालेदार वाले के लिए ये लिखो, a² x + b² y = c² और b² x + a² y = d²। 3, -2 सही है, x = 3 एंड y = -2, ये सही है। मसालेदार के लिए 2 मिनट टाइम मिलेगा भाई, सॉल्व करके बाद में मुझे भेज देना, अच्छा खासा इसका आंसर आने वाला है। चलो इसको करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो सबसे पहले तो इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1 और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं, x या y जिसको भी आपको उड़ाने की इच्छा है उड़ा लीजिए। फिलहाल यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि x के आगे जो a² है, ये a², ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, तो दोनों का साइन सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो मतलब दोनों के केस में माइनस ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया कि इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर लिया b² से और माइनस कर लिया इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर लिया a² से। तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, a² b² x + b⁴y = b² c²। ठीक है, ऐसा दिखेगा। दूसरा वाला ऐसा दिखेगा, a² b² x + a⁴y = a² t²। जब सब्ट्रैक्शन की बात आई है, ये जो है वो उड़ चुके हैं। ये हो गया b⁴ - a⁴ ब्रैकेट y, और ये हो गया b² c² - a² d²। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, b² c² - a² d² अपॉन b⁴ - a⁴। और बस यहीं पे रुक जाना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाओगे। सेम काम x के लिए भी कर सकते हैं। अब पता है, कुछ लोग सोचेंगे कि पहले जैसा हम ये x को y की वैल्यू उठा के किसी में रखते, वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बच्चे परेशान हो, तो आप ना इसी को वापस कर लो ऐसे, मतलब इक्वेशन 1 में इस बार a² से मल्टीप्लाई कर लो और इक्वेशन 2 में b² से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। तो इक्वेशन 1 में a² से करोगे तो कितना होगा, ये a⁴x + a² b² y और ये हो जाएगा a² c²। ठीक है, और दूसरा वाला हो जाएगा b⁴x + a² b² y = b² d²। माइनस कर लो, ये कट जाएगा। आई बात समझ में? डायरेक्ट x लिख देता हूं मैं, a² c² - b² d² अपॉन a⁴ - b⁴। आ गया आंसर। हो सकता है कि आपका आंसर ना मैच करे, तो डिनोमिनेटर देख लेना, a⁴ - b⁴ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर भी a⁴ - b⁴ होना चाहिए। नहीं है तो आप पलट देना, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन का छोटा सा जो आज का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कर लिया। अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।